जी बच्चों, क्या हाल है आपके? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वाले, हाँ। फर्स्ट ईयर तो आप बग़ैर एग्ज़ाम के पास कर रहे हैं, जंप आउट कर लिया है आपने, बचत हो गई है। लेकिन आपका अब ज़्यादा वैसे दारोमदार जो होगा, देखें गवर्नमेंट इसमें क्या डिसाइड करती है। अगर कोई फर्स्ट ईयर के गेम पेपर होने का, क्योंकि पिछले दिनों एक ख़बर आ रही थी कि उन्होंने कोई समरी ऐसी की है कि विदाउट एग्ज़ाम्स पास नहीं करेंगे। तो देखें बहरहाल जो भी होगा सबके साथ ही होगा। सेकंड ईयर के ऊपर आप फोकस अपना अच्छे तरीके से रखें। देखें आपको सेकंड ईयर में टाइम भी अच्छा खासा मिल गया। यूजुअली आपकी क्लासेस शुरू हुआ करती हैं करीब अगस्त से जाके, और अब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं जून से। तो आपको चाहिए कि अपने आप को इस लिहाज से प्रिपेयर करें ताकि सिनेरियो अगर कोई तब्दील भी हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मामला चेंज हो जाए, तो भी वो आपके मार्क्स पे या आपके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट ना करे। इस हवाले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें ज़रा। और दूसरी बात यह है कि एंटी टेस्ट का और बोर्ड का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पैटर्न होता है ना, बात करने का तरीका वो मुख्तलिफ होता है। चीज़ें होती यही हैं सारी, पूछेगा वो यही कुछ ही पूछेगा, इसी में से ही बुक से ही पूछेगा, लेकिन बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा उसका, बात करने का तरीका। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दी, अभी परसों वाले शायद कल वाले लेक्चर में बात हुई थी, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जनाब जब वो HNO2 रिएक्शन करता है लेट्स से इथाइल अल्कोहल के साथ, तो कौन सी गैस उसमें से निकलेगी। अब ये बात इक्वेशन में लिखी हुई है और आप इक्वेशन को रट्टा भी मार लेंगे, आप लिख भी लेंगे, ठीक है सारा कुछ, लेकिन जब वो एंटी टेस्ट में पूछेंगे ना तो वो मुमकिन है गैस पूछे तो फिर आप भूलने का वो कोशिश कीजिएगा कि ना ख़तरा रहे। तो चीज़ों को अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक थॉरोली मुकम्मल तौर पे तैयार की हुई है तो इंशाअल्लाह ताला आपका एंटी टेस्ट भी साथ के साथ तैयार है। प्रिपेयर रखें अपने आप को मुकम्मल तौर पे। अभी एंटी टेस्ट के हवाले से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस अभी अपने बोर्ड को रखें। लेकिन ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे हैं और इतनी तफसील से पढ़ रहे हैं, और यूजुअली तो मैं उसमें से एक एक लाइन की समटाइम ऐसा होता है कि रीड ही कर देता हूँ उठा के, तो जब इतनी तफसील से चीज़ों को पढ़ा जा रहा है तो फिर उनको जहन में रखें। उस हवाले से नोट्स ऑब्वियसली यूज़ करें साथ, क्योंकि नोट्स आपको हेल्प आउट करें। आप उसमें से हेडिंग्स को ले, उसमें लें पॉइंट। सबसे बड़ा जो आपका नोट्स का कमाल है ना, वो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत की है R&D डिपार्टमेंट ने और बाकायदा तरीके से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। और आप जो बच्चे नोट्स को कंसल्ट इस वाले से कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अंदाज़ा भी होगा कि अगर उन्होंने पूरा चैप्टर और उसका पूरे MCQs और इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पढ़े हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ पीछे रह नहीं जाती। एक चैप्टर में से अगर आपको एडिशनल 50 या 60 MCQs या 50 या 60 शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिए गए हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसने एक एक चीज़ को उठा के खंगाल के अलग करके रख दिया। तो ये बहुत फ़ायदा आपको नोट्स। मैं जो आपका टेस्ट ले रहा हूँ, और टेस्ट आपका हो भी जाएगा, एक अभी तक तो नहीं हुआ शायद, लेकिन होगा, जल्दी होगा। और वो टेस्ट जो आपका होगा वो मैंने आपके उसमें से MCQs आपके शॉर्ट क्वेश्चन उसमें शामिल किए हैं ताकि आपकी मुकम्मल तैयारी। हमें जल्दी नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई महीने बाद कोई पेपर है कि खुदा न खास्ता आपने कोई सिलेक्टिव स्टडी करनी है या आपने कोई 85 में से 40 नंबर ले के बस पास होना है, ऐसा नहीं है। हमने इंशाल्लाह ताला टारगेट करना है मैक्सिमम, हमारे लिए आपका टारगेट 85 मार्क्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो पूरा भी होगा, आपके पास वक्त भी है, थोड़ी सी मेहनत करें, बस तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने शुरू कर लिया था फास्फोरस को। हमने देखा था कि 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो जब 5वें ग्रुप का एलिमेंट है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ज़रा 1 मिनट में जल्दी से अपने जहन में 5वें ग्रुप तक सारे पीरियोडिक टेबल तो बोलें।
जल्दी से शाबाश। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5 आपने देखा है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो आपको कितनी चीज़ों की आसानी होती है। आपके लिए चीज़ों को डिस्क्राइब करना, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को समझना और रीज़न्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बेटा टाइम है भी, इसको याद रखें। जिन बच्चों ने याद नहीं भी किया इनको याद करें। क्या था पहला ग्रुप? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और अब हम पढ़ रहे हैं पांचवा ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में सेम है। तो अब मैं इसको ज़रा रेज करके तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे एक बात कर लूँ, क्योंकि फास्फोरस का जो रवैया है, फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो नाइट्रोजन की निस्बत थोड़ी सी वेरी करती है। देखें ज़रा क्या फास्फोरस में, सिर्फ अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करूं, वैलेंस सेल की मैं बात करूं, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि NS2NP3। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है ना ऐसे लिखने पे? ऐसी है ना, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन थे, आपने लिख दिया 1s2 2s2 2p3 और आपका जो वैलेंस सेल है वो यही बना ना। तो मैं अगर यहाँ पे चलें 3 भी लिख लूँ आपकी तसल्ली के लिए, तो अब ठीक है, 3p 3s2 और 3p3 ऐसी है जनाब यानी। अब अगर 3p को ओपन करते हैं तो इसका मामला बन जाता है यूं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, p के 3 इलेक्ट्रॉन। बड़ी अच्छी बात है, विजिबल है, क्लियर है, 3 बॉन्ड बनाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सब राजी। लेकिन फास्फोरस में एक कमाल ये होता है कि फास्फोरस अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डी पेयर कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी एक्साइट करवा सकता है और ये आगे से डी वाले ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इस वजह से इसके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो 5 हो सकते हैं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो कितने बॉन्डिंग बना सकेगा? ऑब्वियसली 5 बॉन्डिंग बना सकेगा। ठीक हो गया जनाब। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता, छोटे साइज की वजह से, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन फास्फोरस ये कर सकता है क्योंकि इसका साइज निस्बतन बड़ा होता है। तो ये इसीलिए हमें कंपाउंड्स PCl3 भी मिल जाता है। PCl3 का क्या मतलब कि इसने सिर्फ P वाले तीनों ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है, इसने S वाले इसको जंप नहीं करवाया, इसको इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हमें PCl5 भी मिलता है, हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे इसको। तो इसलिए इसके दोनों कंपाउंड ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, उसके बाद हमारी बात हुई थी इंट्रोडक्शन के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीक पुराना वर्ड है और लाइट बियरिंग इसका मतलब था, इसलिए इसको नाम दिया गया। उसके बाद मुझे उम्मीद है अच्छे बच्चों ने मिनरल याद की होगी। इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट और एपेटाइट कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट, ये दोनों मिनरल आपने इसकी याद की होंगी। फार्मूला नाम जहन में रखें इसका। उसके बाद हमारी बात हुई थी कि जनाब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन में क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि बोन का इसेंशियल पार्ट है, लाइक कैल्शियम इसेंशियल पार्ट है बोन्स का, कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। फिर उसके बाद जनाब एक MCQs की बात हुई थी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था बोन ऐश में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो कितने % है, वो 80% है। इस बात को जहन में रख लें। और इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फास्फोरस। ठीक हो गया जनाब, यहाँ पे इसकी अकरेंस हुई मुकम्मल। अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर। एलोट्रॉप्स का क्या मतलब? जैसे आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े, जैसे आपने दूसरे पढ़े इसके क्या नाम है, कार्बन के मेनली आपने देखे थे, जिसमें आपने डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि फिजिकल फॉर्म में डिफरेंट हो, एलिमेंट उसका सेम हो
और उनकी जो फिजिकल फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हों। तो जो है ना फास्फोरस, इसके कोई 5-6 एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हमने पढ़ने हैं 3 जो मेनली यूज होते हैं। जैसे एक है इसका वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस के बाद है जनाब अली रेड फास्फोरस, फिर उसके बाद है ब्लैक फास्फोरस, आपने ये 3 पढ़ने हैं। इसके अलावा होते हैं जैसे काइंड ऑफ एक आता है वायलेट फास्फोरस, फिर एक और हुआ करता है जिसको कहते हैं डाई फास्फोरस। बहरहाल आपका इनके साथ ताल्लुक नहीं रहेगा, ज़रूरत भी नहीं है, चूंकि उसने बुक में नहीं इसका किया हुआ जिक्र। आप इनको बात को यहाँ तक रखें, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, इनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ये बातें MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये बातें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। बातें हैं छोटी छोटी सी हैं, एक दूसरे के साथ रेलेवेंट हैं, लेकिन इनको याद रखना एक काम है, तो वो याद कर लेना। अब शुरू करते हैं हम जनाब अली, सबसे पहले वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वाइट फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है। P4 यानी 4 फास्फोरस के एटम्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर बना करता है ना, ये होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल वो वाली टेट्राहेड्रल नहीं है जो आप हमेशा सुनते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, गौर फरमाएं। 1, 2, 3 और चौथा इसमें लगा होता है यहां करके। ये आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं? ये आपस में ऐसे ज्वाइन करते हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अच्छा, कुछ बुक्स में मुमकिन है, पेज नंबर 64 पे हूं मैं, कुछ बुक्स में ये वाली लाइन शायद मिसिंग हो, मेरी बुक में भी मिसिंग थी। ये जो मैं अब लगाने लगा हूं, अगर वो मिसिंग है तो वो आप फिर लगा लें। ये वाली लाइन कुछ बुक्स में मिसिंग हो सकती है, क्योंकि मेरे पास भी थी ये मिसिंग। ये जनाब अली बना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे टेट्राहेड्रल बना? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस जो इसकी बैक पे है, इन दोनों की बैक पे, नीचे वाला चौथा फेस। ऐसे बन रहे हैं ना, यानी ऐसे, ये वाला एक फेस, ये पहला वाला, ये वाला जो मैंने आपको बताया, उसके बाद ये दूसरा फेस, तीसरा फेस जो इस वक्त मेरी तरफ है यहाँ पे, तीसरा फेस, और चौथा फेस ये नीचे। टेट्राहेड्रल 4 फेस। इसका एंगल 109.5 नहीं होता, इसका एंगल कोई 60 डिग्री होता है। ये वाला जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री होता है। लेकिन चूंकि 4 फेस बन रहे हैं, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। 4 फास्फोरस के एटम आपस में ज्वाइन करेंगे इन दिस फॉर्म एंड दे विल मेक white phosphorus allotrope, they will make this tetrahedral structure, पहला allotrope of phosphorus। क्लियर हो गया बेटा बात? ये चारों आपस में आप गौर करो तो हर फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है,
नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 ही बनाता है ना। इस ग्रुप के एलिमेंट 3 बॉन्ड बनाया करते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी कि अगर वो एक्साइट करवाएगा तो 5 बनाएगा। सिचुएशन विल बी देयर, आएंगी चीजें उसमें, लेकिन फिलहाल इसके केस में हर फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर होगी बेटा बात? ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देख लें जरा आप। पेज नंबर 64 के ऊपर हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में पहली बात, इंतहाई रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है ये। उसके बाद पॉइजनस, इंतहाई जहरीला। अगर आप इसका कोई सिर्फ 0.1 ग्राम भी उठा के मुंह में डाल लेना तो यू कैन बी किल्ड। 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम क्या होता है? एक चुटकी भी नहीं होगा 0.1 ग्राम, मे बी 3-4 दाने हो, क्रिस्टल हो 3-4, इतना पॉइजनस है, इंतहाई पॉइजनस। फिर ट्रांसलूसेंट होता है, बुक में नहीं लिखा हुआ ये वाला ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो इट इज नॉट कंप्लीटली ओपैक। कंप्लीटली लाइट को पास भी नहीं करता, कंप्लीटली लाइट को रोकता भी नहीं है, समहाउ पास करने देता है, समहाउ रोकता है। ट्रांसलूसेंट इसको कहते हैं। इसका जो कलर है ना, ये येलोइश वाइटिश होता है, येलो वाइटिश सा कलर होता है इसका। अंधेरे में डिफरेंट हो जाता है कलर, अंधेरे में डिफरेंट होता है, रोशनी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मिलता जुलता सा कलर होता है, येलोइश वाइटिश टाइप सा कलर होता है। अच्छा जी, फिर वोलेटाइल है सॉलिड फॉर्म में, वैक्सी फॉर्म में होता है, वैक्स यानी काइंड ऑफ सेमी लिक्विड से फॉर्म में, लेकिन वोलेटाइल, अच्छा खासा वोलेटाइल। अगर हवा में मौजूद होगा तो आपने एक वो उसका नाम सुना होगा, क्या नाम है, एक डिजीज है फुसी जॉज। फुसी जॉज, मेडिकल वालों ने सुना होगा इसका नाम, फुसी जॉज, जिस जबड़ों की बेसिकली बीमारी होती है, कैंसर कॉज करता है, जबड़ों का काइंड ऑफ कैंसर है फुसी जॉज। तो इसका इलाज भी कोई नहीं है, तो ये कॉज होती है इसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से। ओके जी, येलोइश वाइटिश सब्सटेंस हो गया, सॉल्युबल इन बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, और इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राटॉमिक, मैंने बता दिया आपको, P4 फॉर्म में मौजूद होता है। वेपर इसका और क्या है, बॉयल करता है 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वेपर विद डिसोसिएट अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ठीक है, यहां तक इसका मामला हो गया कंप्लीट। अब जब हम P4 को वाइट फास्फोरस को हीट अप करें अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट रेड फास्फोरस। जब इसी वाइट फास्फोरस को हीट अप किया जाए तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रेड फास्फोरस। अब हम आ जाते हैं रेड फास्फोरस पे। क्योंकि उसने इक्वेशन वगैरह कोई नहीं दी हुई तो हमें भी उस चक्कर में ज़्यादा सियाने बनने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी उसने बात लिखी हुई है, अगर आ भी जाता है पेपर में, जितनी बात लिखी है उतना कहें उसको। अच्छा जी, इसको ना P2 से शो करते हैं, P2 से हीट अप करते हैं वाइट फास्फोरस को अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी जो फॉर्म है ये चेंज होती है, ये रेड फास्फोरस में आ जाता है। ये लेस रिएक्टिव है उससे, वाइट वाले से। वाइट वाला तो इंतहाई रिएक्टिव है ना, वाइट वाला तो इतना रिएक्टिव है कि खुद से आग पकड़ लेता है। हाँ जी, आप अगर वाइट फास्फोरस कहीं पे पड़ा हुआ ना तो उसको माचिस या दिया स्लाइड दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वाइट फास्फोरस खुद ही जलना शुरू हो जाएगा, खुद ही आग पकड़ लेता है। लेकिन रेड फास्फोरस इतना रिएक्टिव नहीं होता, ये लेस रिएक्टिव है, और उसके बाद ये लेस पॉइजनस भी है, उसके जितना पॉइजनस नहीं है ये। अच्छा, रेड फास्फोरस पता है कहाँ इस्तेमाल होता है? आपने देखा हुआ, ये मैच स्टिक्स में इस्तेमाल होता है। जो आपकी दिया सलाई है, दिया सलाई के कॉर्नर पे ऊपर वो लाल से रंग की या नीले रंग की या हरे रंग की या सफ़ेद रंग की, जो भी रंग हो, उन्होंने वो ऊपर लगाया होता है ना मसाला सा, वो होता है रेड फास्फोरस।
आपने देखा ना, खुद से नहीं आग पकड़ता, माचिस खुद से नहीं जल पड़ती, लेकिन जैसे ही आपको उसको सल्फर के अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट उसको रब करते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। ओके जी, लेस एक्टिव है जनाब, लेस पॉइजनस है। उसके बाद क्या है कि जनाब वाइट फॉस्फोरस है। प्रिपेयर कैसे होता है? वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं लिटिल आयोडीन की प्रेजेंस में, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये आपको मिलता है। और ये बात है, जो इम्पोर्टेंट बात इसमें मज़ीद है वो ये है कि ये ना एक चेन की फॉर्म में होता है, एक चेन बनाता है। ये देखें ज़रा, मैं बनाने लगूँ आपके सामने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं इनको ऐसे मिलाऊं जैसा कि पहले मिलाया था, यूं यूं, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे भी लाइन ये वाली भी लगा दूं, ये वाली लाइन भी लगा दूं, तो ये वाइट फास्फोरस वाला बन जाएगी बात। लेकिन इसमें क्या होता है, ये चूंकि पॉलीमर बना रहा होता है, चेन की फॉर्म में होता है, तो उसमें ना बात यूं चलती है। ये देखें, नोटिस किया मैंने क्या किया है कि जो दरमियान वाला ये वाला मौजूद रहेगा, ये वाला जो दरमियान वाला बॉन्ड था ना, यहाँ वाला, यहाँ पे जो था, ये मैंने ख़त्म कर दिया। ये यूं चेन बन जाती है इसकी। देखें, तीनों सबके 3 बॉन्ड भी कंप्लीट हैं और ये इस तरह से फिर चेन चलती है। ठीक हो गया बेटा? ओके जी। उसके बाद जनाब अली, बस इसकी बात इतनी है। अब आए आप ब्लैक फास्फोरस के ऊपर। ब्लैक फास्फोरस भी चेन्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये भी इसी तरह चेन्स ही बनाया करता है, लेकिन उसने चूंकि बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं बताई तो हम भी उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। ब्लैक फास्फोरस जी कहता है जी, ब्लैक फास्फोरस इज द थर्ड फॉर्म विच इज मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल सी बात सा कि उसको हीट करते हैं, कोई डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बताए तो आपको भी नहीं जरूरत। इसको शो करते हैं एटॉमिक फॉर्म में, यानी सिर्फ P। अच्छा, यहाँ पे अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक बार उसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है और उसने कहा कि जी आपने बताना है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस में बच्चों ने क्या किया, उन्होंने खाली नाम लिख दिए वाइट, रेड और ब्लैक। हमने इसका 1 नंबर दिया था। वाइट, रेड, ब्लैक फास्फोरस आपने जब ये बताना है तो उसके बाद आपने साथ में ये जरूर कहना है ये P4 है, ये P2 है, ये P है। हाँ जी, 1 नंबर इसका व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, और 1 नंबर इसके आगे से नॉमिनेट करने का P4, P2, P जरूरी, वरना 1 नंबर कट जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब अली, हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। इंतहाई आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आए हुए हैं पहले, है बहुत इजी से, बिल्कुल छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, मासूम सी, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। 2 हमने डिस्कस करने हैं। हेलाइड ऑफ फास्फोरस, हेलाइड का क्या मतलब है? हैलोजन के साथ। तो हैलोजन्स के साथ इसका मैंने अभी शुरू में भी बात की थी कि 2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल बी देयर, PCl3, PCl5। इन दोनों के ऊपर बात होगी। ये क्या है? हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। पहले ऑब्वियसली बात कर लेते हैं हम PCl3 की। PCl3 प्रिपेयर करने का 2 तरीके हैं जनाब अली। क्या? सबसे पहला, आपने एक इनर्ट एनवायरनमेंट में फास्फोरस को P4 का रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। इनर्ट एनवायरनमेंट, इनर्ट एनवायरनमेंट से मुराद है कि आप नाइट्रोजन पुट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पुट कर सकते हैं। इनर्ट एनवायरनमेंट, ठीक हो गया? पहला क्या रिएक्शन होगा? फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, सिंपली इट विल बी कन्वर्टेड टू PCl3। बस, मुश्किल है आपके? ओके, नेक्स्ट देखें जरा। नेक्स्ट रिएक्शन होना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड होता है फास्फोरस प्लस SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड आगे जाके इन उसमें ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होगा ये।
स्ट्रक्चर इसका बता दूं अगर तो स्ट्रक्चर इसका यूं करके होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन सल्फर थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा जी, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जनाब अली सिंपली PCl3 साथ में डाई सल्फर डाइक्लोराइड H2Cl2 और साथ में फॉस्फीन साथ में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमारे काम की जो चीज़ है वो ये PCl3 प्रिपेयर हो गया। मुश्किल है कोई? दो प्रिपेयर करने के तरीके हैं, एक सिंपल रिएक्शन फास्फोरस का क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस पास करवाई जाएगी, और लेकिन ये रिएक्शन जो है ये इनर्ट इन्वायरमेंट में होना चाहिए, यहाँ पे खामोशी उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसमें PCl3 बनता है, H2Cl2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अच्छा एक बात बताएं, अब अगर मैं PCl3 का फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ करवाऊं तो क्या PCl5 बनना चाहिए? मैं PCl3 का फर्दर रिएक्शन करवा दूं क्लोरीन के साथ तो क्या PCl5 बनना चाहिए? बन जाएगा। ठीक है, देखें जरा केमिकल रिएक्शंस में देखें। अच्छा प्रॉपर्टीज एक नज़र, सिंपल सी बात है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग लिक्विड होता है जिसके फ्यूम्स खुद ब खुद निकलते रहेंगे। विच बॉइल्स एट 76 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजेज एट -112। ठीक हो गया जनाब। रिएक्शंस पे आए इसके। जब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं तो पहला ही रिएक्शन अगर मैं वही वाला करवा दूं जो मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, और वो क्या है, रिएक्शंस। अगर मैं PCl3 का रिएक्शन करवा दूं जनाब अली क्लोरीन के साथ तो मुझे PCl5 मिल जाएगा इजी। तो यही इसकी प्रिपरेशन भी है। जब हम PCl5 की प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, इसकी पहली प्रिपरेशन ही है PCl5 कि आप PCl3 का रिएक्शन करवा दें क्लोरीन के साथ। ओके जी, दूसरा रिएक्शन देखें इसका। दूसरा रिएक्शन है जनाब अली किधर गया जी, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है PCl3 प्लस ऑक्सीजन POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है POCl3। इसका रिएक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो करीब, स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती लेकिन चलें वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इसमें। यूं करके हुआ करेगा इसका स्ट्रक्चर POCl3 का। ओके जी, पांच वैलेंसी होगी इसमें। ठीक है जनाब अली। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखें पेज नंबर 65 के ऊपर। अच्छा जी, सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है जब, तो ये बनाता है H3PO3। इंतहाई आसान सी छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं इसकी, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है ना ये बोर्ड में आई हुई है, वो ज़हन में रखिएगा ज़रूर। PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन तो ये बना देगा H3PO3 और साथ में क्या बना देगा, ये देखें ना HOH है ना तो HCl, एक बन जाएगा HCl और साथ में बन जाएगा H3PO3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, 4 पे आए। कहता है कि अगर रिएक्शन हो एथाइल अल्कोहल के साथ या रिएक्शन हो एसिटिक एसिड के साथ CH3OH, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल या मेथानोल, दोनों चीज़ें कहते हैं। रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ, क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्सल रिमूव कर दें बस, ये हाइड्रोक्सल रिमूव करें, ये बन जाएगा CH3Cl और साथ में बन जाएगा H3PO4। अच्छा, सेम वाइज रिएक्शन अगर करें CH3COOH के साथ, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। ये दोनों चीज़ें मैथानोल, एसिटिक एसिड वगैरह, ये आप आगे जाके तफसील से ऑर्गेनिक में डिस्कस होंगे, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से भी, हर हवाले से। फ़िलहाल इनको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जहन में रख लें, टाइम लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे जाके बड़ी तफसील से बात होनी है इनके ऊपर। तो PCl3 के साथ जब ये रिएक्शन करवाता है
तो ये बनाता है CH3C, ये देखें ना, चलें इसको थोड़ा सा अगर ओपन करके बताऊं तो आपको आसानी होगी। ये देखें CH3 इसका स्ट्रक्चर होता है यूं, CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3COOH, ठीक हो गया। होता क्या, ये हाइड्रोक्सिल निकल जाता है। जब ये हाइड्रोक्सिल निकलता है तो ये क्या बनेगा, CH3COOCl, यही वाली बात पहले जो आपने, सॉरी डबल नहीं आना, सिंगल आना है, ठीक हो गया जनाब। और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3, सिंपल, ओके हो गया बेटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा, अब हम आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के ऊपर। इंतहाई आसान, ये भी कोई मुश्किल नहीं, छोटी छोटी सी मासूम सी इक्वेशंस हैं, आपने खुद भी देख लिया। अब तो आप माशाल्लाह पीछे पढ़ के आए हैं अभी नाइट्रिक एसिड वाली इक्वेशंस, तो ये तो आपके सामने वैसे ही कुछ नहीं होंगी, तो गौर करें ज़रा। क्या बन सकती है बात। पहला प्रिपेयर करने का तरीका, वही वाली बात, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ PCl5। अच्छा, जब मैं ये रिएक्शन यूं करवा रहा हूं तो क्या मैं जैसे इसको प्रिपेयर किया था वैसे नहीं प्रिपेयर कर सकता? मतलब फास्फोरस का रिएक्शन करवाऊं क्लोरीन के साथ, इसमें कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कंडीशन इसमें रखते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ये डायरेक्टली भी तो PCl5 बन सकता है। पहले मैंने क्या किया था, PCl3 में मैंने फास्फोरस का रिएक्शन करवाया था क्लोरीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो मैंने रिएक्शन को PCl3 पे स्टॉप कर दिया था। अब मैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तो मैं रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर रहा, तो मुझे मिलता है PCl5, क्लोरीन ऐड होती चली जाएगी। क्लियर हो गया, सिंपल सी दोनों इक्वेशंस। ओके जी, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज एक नजर, येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन, आसान सी बात है, कोई उसमें मसला नहीं। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा, रिएक्शंस देखें अब इसके। जब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं PCl5 को डीकंपोज कर दूं तो क्या वही नहीं मिल जाएगा जिसके जरिए ये मिल के बना था? क्या था? PCl3 साथ में क्लोरीन, बस मुश्किल है कोई इसमें। नेक्स्ट देखें, पॉइंट नंबर 2, जब कहता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनता है? पुत्र, रिएक्शन वही है जो ऊपर हुआ है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा, बस। परेशान नहीं होना उसको देख के कि ये पता नहीं क्या कर दिया उसने। PCl5 प्लस वाटर, उसमें क्या बन रहा था? H3PO3 और साथ में HCl, यही बन रहा था। इसमें भी एंड पे आके ये बनेगा। ये देखें ना, जब वाटर के साथ ऊपर रिएक्शन करवाया था H3PO3 बना था और साथ में HCl बना था, इसमें भी यही बनेगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, H3PO4 बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, फास्फोरस एसिड नहीं बनेगा, लेकिन एक स्टेप के जरिए बनेगा। क्या? पहले जनाबे अली POCl2 बनेगा, यहां पे POCl2 सॉरी 3, POCl3 और HCl। ये POCl3 फर्दर वाटर के साथ मिलके ये बना देगा H3PO4 और साथ में HCl। जब हम इसको इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो फिर हमें, आपको पता है कि जब दो इक्वेशंस कंबाइन की जाती हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ इसके रिएक्टेंट में हो, यहाँ पे इसके सॉरी प्रोडक्ट में हो और इसके रिएक्टेंट में हो, तो इसको कैंसिल समझा जाता है कि ये चीज़ यहाँ बनी थी, कंज्यूम हुई, तो इसलिए अब इसको फाइनल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखा जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आएगा? PCl5 प्लस वाटर, इधर क्या आएगा? H3PO4 प्लस HCl। बस क्या किया है,
पिछले में PCl3 में आपको वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो एक ही स्टेप में रिएक्शन शो कर दिया था, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नहीं बनाया था, डायरेक्टली H3PO3 शो कर दिया था। बस इसमें रिएक्शन 2 स्टेप्स के थ्रू है। क्या पहले फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो यूं लिख दिया जाता है इसको बैलेंस अगर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में 5, ये बैलेंस हो गया। ठीक हो गया बेटा? ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 66 पे। इसकी लास्ट इक्वेशन और इंतहाई आसान, ये वाला ना सिर्फ ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाले फास्फोरस वाले और ऑक्सी एसिड्स वाले और इसके ऑक्साइड वाले, ये सिर्फ काइंड ऑफ आप समझे फैले हुए ज़्यादा हैं, लेकिन है इनमें कुछ भी नहीं। इंतहाई आसान से छोटे छोटे से इक्वेशंस हैं, 1-2 बार इनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला वो हो जाएंगी आपको याद। लास्ट वाला, हाँ जी, पॉइंट नंबर क्या है? 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर बात करें रिएक्शन करवाएं इसका मेटल के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं PCl5 का, तो क्या बनना चाहिए? अब इसमें क्या मुश्किल है, जिंक क्लोराइड साथ में PCl3, ठीक हो गया? जिंक क्लोराइड और साथ में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा। इंतहाई आसान। इसमें से ना, इस पूरे पेजेस में से जो बोर्ड में चीज़ें आई हुई हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल आपने करना सारा है, आसान भी है, ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ उसमें छोड़ने की, कोई चीज़ स्किप ना करें। लेकिन जो चीज़ें बोर्ड में आई हैं वो क्या बातें हुई हैं, एक एलोट्रॉप्स नहीं हुए, फिर MCQs की बात हुई है, फिर इसकी मिनरल की बात हुई है। ओके, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पेज नंबर 65 पे। सबसे पहला जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रिपरेशन है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है, ये जो PCl3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4 एक्सरसाइज का। तो ये बोर्ड में भी आया हुआ है, प्रिपरेशन उसने पूछी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद इंतहाई आसान सी इक्वेशंस थी, लेकिन ये वाली इक्वेशन एक आधी बार दी है उसने बोर्ड में 65 पेज पे, जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है। बस उसके बाद फिर कुछ नहीं खास बात। और 65 का जो सेकंड पॉइंट है नीचे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शंस का सेकंड पॉइंट, ये एक दफ़ा बोर्ड में आया हुआ। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक रखें। ट्राइक्लोराइड भी हो गया, पेंटाक्लोराइड भी हो गया। बल्कि एक काम ये क्यों ना करें हम कि हम ऑक्साइड शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल इजी सा है ये भी, ऑक्साइड्स वाला भी मामला। 2 तरह के इसके ऑक्साइड्स हैं, शुरू कर लेते हैं। 5-7 मिनट अभी हैं, तो जितना टाइम बचेगा बाकी फिर इंशाल्लाह ताला तफसील से इसको देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, 2 ऑक्साइड हैं इसके। क्या कौन कौन से? एक है जनाब अली P2O3, फिर है P2O5। बस इतनी सी बात। 2 ऑक्साइड है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। प्रिपेयर करने के तरीके आप बता दें मुझे लॉजिकली क्या हो सकते हैं। पेज नंबर 66 के ऊपर इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्या तरीके हो सकते हैं। पुत्र, अगर एक्सेस ऑक्सीजन नहीं दोगे, ऑक्सीजन लिमिटेड दोगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इनकी प्रिपरेशन अगर देखी जाए, सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं आज, चले टाइम खत्म हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, अगर मैं ऑक्सीजन थोड़ी दूं, लिमिटेड सप्लाई हो, कम हो, तो यहां भी कम आएगी। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P2O3 लिमिटेड ऑक्सीजन। अच्छा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा दूं तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे भी ज़्यादा आ जाएगी, मतलब P2O5 बन जाएगा। मुश्किल है कि इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन P2O5 और एक्सेस ऑक्सीजन, बस यहीं तक रखें। बस प्रिपरेशन देख लिया आपने। पेज नंबर 66 पे
प्रिपरेशन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की और इसकी पेंटाऑक्साइड की। अच्छा, अगर P2O3 लिखा हुआ है तो क्या इसको P4O6 लिखा जा सकता है? P2O3 P4O6 का ही इंपीरिकल फार्मूला है। अच्छा, इसका क्या बनेगा? P4O10। बस इस हवाले से भी ज़हन में रख लें। इतने ही पढ़ना है आज हमने। फास्फोरस 2 ऑक्साइड हैं इसके, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O3, P2O5। इनकी प्रिपरेशन इंतहाई आसान तरीका। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं दोगे, ऑक्सीजन लेस दोगे, लिमिटेड सप्लाई दोगे, P2O3 बन जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर दोगे, P2O5 बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आज यहाँ तक रखें बस। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पे पेज नंबर 6 पे हम ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में जो पहले रिएक्शन है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के, इन रिएक्शन से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमने क्या पढ़ लिया है? आज हमने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स देख ली। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स की फिजिकल स्टेट, उनके वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। उसके बाद हमने इसके हैलाइड देख लिए हैं। इंतहाई आसान छोटी छोटी सी मासूम सी इक्वेशंस थी। PCl3, PCl5, उसको प्रिपेयर करने का तरीका, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में PCl3 बन गया। PCl3 का ही रिएक्शन क्लोरीन मज़ीद प्रोवाइड कर दें कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, PCl5 बन जाता है। वाटर का रिएक्शन आपने देख ली, दोनों का सेम है, मामूली सा डिफरेंस है। उसमें H3PO3 बनता है, उसमें H3PO4 बनता है एक स्टेप के थ्रू। फिर जिंक के साथ आपने रिएक्शन देखा, उसके बाद ये ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस स्टार्ट कर दिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इनको तफसील से रिएक्शंस के साथ फिर देखेंगे। कोशिश करेंगे कि मज़ीद कोशिश करेंगे कि मज़ीद 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला एक दिन कोई लगा के इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर देंगे। अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, अच्छी तरह से याद कर लें। मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, मेंशन करवा दिए हैं, जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वैसे भी इम्पोर्टेंट के हवाले से। तो इनकी तैयारी करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।